क्या आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने यहाँ पर बाजार व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था की स्थापना क्यों की थी? ऐसे कौन से कारण थे कि पिछले सुल्तानों ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी और अलाउद्दीन खिलजी को इसकी आवश्यकता पड़ी? इन सभी मुद्दों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। अगर आपको इसके विषय पर जीरो भी नॉलेज है तो मैं आज आपको फर्स्ट से लेकर अर्श तक लेकर जाऊंगी, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बने रहिए गौरव ज्ञान एकेडमी के साथ। तो स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर, मैं हूं नितिका सिंह। हाँ, शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एक बात और आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। और आपको हैंड राइटिंग नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने से पहले आज की जड़ी बूटी देख लेते हैं जो कि बहुत आवश्यक होती है। यह कथन है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की है, ठीक है ना। उसका यही आशय है कि जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नया नहीं सीखेंगे। तो हमेशा अपने जीवन में कुछ नया अगर करना चाहते हैं तो गलती करके सीखते जाइए, लेकिन सीखना आवश्यक है, यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप सभी जानते होंगे, नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है और सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और सबसे बड़े E=mc², है ना, ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। देखिए, एक ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें मैंने राजस्व व्यवस्था, बाजार व्यवस्था और सैन्य संगठन, इन तीनों को दिखाया एक सर्कल में। ये तीनों ही एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं ये अभी स्टार्टिंग में मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन अंत में जब पूरी क्लास हो जाएगी तो लास्ट में मैं इसको आपको बताऊंगी और आपको तब इसको देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इसको आपको ध्यान से सुनना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप अच्छी आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्व व्यवस्था पर, ठीक है। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी राजस्व व्यवस्था को क्यों स्थापित किया था, उसके पीछे के उद्देश्य क्या थे। सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसे कौन से उद्देश्य थे कि राजस्व व्यवस्था को स्थापित किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले उद्देश्य देख लेते हैं। तो उनका पहला उद्देश्य था एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। अगर एक शक्तिशाली राज्य नहीं होगा तो हम पिछले गुलाम वंश के शासकों को देखते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक शासक, एक दो शासकों को छोड़ दिया जाए तो किस किस तरह से एक के बाद एक सुल्तान का चुनाव किया जा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य देखिए, शक्तिशाली एवं निरंकुश राज्य की स्थापना, ठीक है, निरंकुश राज्य की स्थापना। तो एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, आंतरिक विद्रोहों की समाप्ति करना, ठीक है। हमने साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत देख लिया है कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, आंतरिक विद्रोह को समाप्त करना, ठीक है ना। तो हमने इसको देख लिया है कि अलाउद्दीन खिलजी किस तरीके से गद्दी पर बैठा था और किस तरीके से उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। उसके कारण उसके जो आंतरिक विद्रोह थे वो लगातार उठ रहे थे और किस तरीके से उसने समाप्त किया था। ये सारी चीज़ें हमने अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत देख ली हैं। तो ये राजस्व व्यवस्था को लागू करने का एक उद्देश्य उसका ये भी था। नेक्स्ट देखिए आप, दक्षिण भारत अभियान, ठीक है। हम सब पढ़ के चले आए हैं, बस आपको अगर आपकी क्लियरिटी रहेगी ना तो आपके पॉइंट्स अपने आप निकलते चले जाएंगे। तो दक्षिण भारत अभियान देखिए, और इन सभी के लिए, इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए आवश्यक था एक मजबूत सेना, ठीक है ना। ये एक मजबूत सेना का गठन, मजबूत सेना का, ये सभी चीज़ें तब तक नहीं पूरी हो सकती थी जब तक कि मजबूत सेना का गठन नहीं किया जाता। तो आज हम उस पर भी बात करेंगे, वो मजबूत सेना का गठन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मंगोल
मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमणों को रोकना, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए राजस्व व्यवस्था की स्थापना की गई। राजस्व व्यवस्था की स्थापना करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि राज्य की आय में वृद्धि करना। इसकी व्यवस्था का सबसे प्रमुख उद्देश्य था राज्य की आय में वृद्धि करना, ठीक है। राज्य की आय में वृद्धि, बिना इसके ये सारी चीजें बेकार थी। ना आप मजबूत सेना रख सकते हैं, ना आप दक्षिण भारत अभियान कर सकते हैं, ना आप आंतरिक विद्रोह को समाप्त कर, मतलब ना मजबूत सेना का गठन किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए राजस्व व्यवस्था की स्थापना की गई थी। उसमें राज्य की आय में वृद्धि करना एक प्रमुख उद्देश्य था। तो इस तरीके से हम राजस्व व्यवस्था के उद्देश्य देख लेते हैं। देखिए अब आपको कितने पॉइंट्स मिल गए, 5 पॉइंट्स मिल गए। इसी को अब अगर आप एलोब्रेट करेंगे तो आराम से आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि केवल तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि उसके उद्देश्य क्या थे। तो आपको राजस्व व्यवस्था के उद्देश्य बताते हुए आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है। नेक्स्ट देखिए, अभी तक जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, हमने देखा था जो इक्तेदार थे या सूबेदार थे, उनके पास एक सेना होती थी, वही अपने क्षेत्र में करों को वसूलते थे और राज्य तक पहुंचा देते थे, यानी तक केंद्र तक पहुंचा देते थे। लेकिन इसके कारण क्या होता था, जो आय का अधिकांश भाग था वो सूबेदार अपने पास रख लेते थे और एक थोड़ा सा हिस्सा सल्तनत के पास पहुंचा दिया जाता था। इसके कारण क्या होता था, जो ये सूबेदार थे और इक्तेदार थे, ये काफ़ी मजबूत होते चले जा रहे थे। मजबूत इस तरीके से होते चले जा रहे थे क्योंकि इनकी स्वयं की सेना होती थी और ये खर्चा पानी स्वयं देखते थे। तो इस तरीके से इनके पास में अच्छी खासी शक्ति थी। और हम देखते हैं कि लगातार पहले किस तरीके से इन इक्तेदारों ने और इन सूबेदारों ने किस तरीके से विद्रोह करके सुल्तानों को हटाया है। और यही अमीर और इक्तेदार हम देखते हैं कि किस तरह से किंग मेकर्स की भी भूमिका निभाते हैं। तो हम ये सब कुछ पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक नवीन व्यवस्था की स्थापना करना भी इनका एक उद्देश्य था। क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था थी उसके अंतर्गत लगातार विद्रोह हो रहे थे, तो एक नवीन व्यवस्था की स्थापना करना भी एक उद्देश्य था, ठीक है। और ये बात कही है जो हिस्टोरियन है डॉक्टर UN डे। देखिए डॉक्टर UN डे का काफ़ी बड़ा अध्ययन है अलाउद्दीन खिलजी पर, तो उनका हम जगह जगह पे प्रयोग कर सकते हैं। तो उनका नाम है डॉक्टर UN डे, ठीक है। तो इस तरीके से ये नाम आप याद रखिए, डॉक्टर UN डे। तो मैंने अभी बताया कि पुराने इक्तादारों को हटा करके और उनके स्थान पर नई व्यवस्था को लागू किया गया। अब देखिए जो अच्छा ये काम देखिए आप बलबन ने भी स्टार्ट किया था। बलबन ने भी ऐसा शुरुआत की थी, लेकिन लोगों के विरोध के कारण और कोतवाल फखरुद्दीन था ना, जो कोतवाल फखरुद्दीन था उसके मना करने पर बलबन मान गया। तो ये चीज़ें वहीं से रुक गई और ये व्यवस्था फिर हमें अलाउद्दीन खिलजी के समय देखने को मिलती कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर किस तरह से काम किया और वो कितना सफल रहा, ठीक है। तो हम देखते हैं नवीन व्यवस्था की स्थापना करना। नेक्स्ट देखिए, उसने सबसे पहले क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले क्या किया, भूमि की जांच करवाई कि कौन सी भूमि, कितनी भूमि किसके पास है। ये काम उसने सबसे पहले किया, क्योंकि जब तक ये इस काम को नहीं पूरा किया जाता तब तक जो है राज्य की आय का अनुमान लगाया नहीं जा सकता था, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसने ये किया कि पुरानी भूमि जितनी भी पहले लोगों के पास थी उस भूमि को जांच कराया गया, ठीक है। देखिए हमने पहले भी बात किया हुआ था कि ये जो भूमि थी वो इनाम और पेंशन के रूप में लोगों को दी गई थी सुल्तानों के द्वारा, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका जो है राज्य की सेवा में नहीं थे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी उसका प्रयोग करते हुए आ रहे थे। तो सबसे पहले उस भूमि को छीना गया और उस भूमि को छीन करके राज्य के नियंत्रण में लिया गया, जिसे खालसा भूमि पर में परिवर्तित किया गया, ठीक है। यानी कि राज्य की भूमि, खालसा भूमि यानी कि राज्य की भूमि में उसको परिवर्तित किया गया, राज्य की भूमि में, ठीक है। और ये भूमि कौन सी थी, राज्य की भूमि में परिवर्तन, राज्य की भूमि में परिवर्तन किया गया, ठीक है। ये भूमि कौन सी थी, पेंशन के आधार पर, ठीक है, या इनाम भूमि, ठीक है। वक्फ यानी धार्मिक रूप से दी गई थी, वक्फ यानी धार्मिक रूप से जो भूमि लोगों को दी गई थी वो भूमि, ठीक है। पेंशन, इनाम, वक्फ, ठीक है। इस तरीके से ये भूमि दी गई थी। अब देखते हैं कि इसको लेकर के खालसा भूमि में इसका परिवर्तन किया, यानी कि राज्य की भूमि ये माना गया
और अब इस पर पूरा नियंत्रण केंद्र का हो गया। इवन डॉक्टर यूएन डे का कहना है कि ये जो भूमि दी गई, अब इसका आधार जब अब पुनः इसको दिया गया तो अब इसका आधार योग्यता और सेवा का हो गया। ऐसे नहीं कि कोई भी इस भूमि पर अधिकार करके बैठा हुआ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब इसका आधार हो गया योग्यता और सेवा। ये बात कही है यूएन डे ने, ठीक है ना। योग्यता और सेवा के आधार पर अब भूमि का वितरण किया गया। या चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, डॉक्टर यूएन डे ने इस पे बोला है, डॉक्टर यूएन डे ने बोला है, यूएन डे ने बोला है कि अब योग्यता और सेवा के आधार पर, ठीक है, योग्यता और सेवा के आधार पर भूमि का वितरण किया गया, ठीक है। भूमि का वितरण किया गया, ठीक है। और इस डॉक्टर के एस लाल बोलते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, अगर आपको इच्छा है तो आप देख लीजिए। देखिए डॉक्टर के एस लाल बोलते हैं कि अलाउद्दीन का उद्देश्य था अपने सैनिकों को नकद वेतन देना, जिसके कारण उसने ऐसा काम किया। और नगद वेतन यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैं लिख लेती हूँ, एक बार लिख ही देती हूँ। नगद वेतन देने का उद्देश्य था, जिसकी वजह से भूमि को छीना गया, ठीक है ना। नगद वेतन सैनिकों को देने का उद्देश्य था, ये बात कही है डॉक्टर के एस लाल ने, ठीक है ना, डॉक्टर के एस लाल, ठीक है। ये बात कही है डॉक्टर के एस लाल ने। तो नगद वेतन देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा काम किया था। कम से कम अगर उसने योग्यता और सेवा, जैसे ऊपर इन्होंने डॉक्टर यूएन डे ने कहा कि योग्यता और सेवा के आधार पर भूमि का वितरण किया गया, अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो इतना जरूर था कि अब उस पर केंद्र का नियंत्रण था। ये बात कहते हैं डॉक्टर के एस लाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब। तो अब देखिए, अभी तक हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक काम क्या किया। पहले भूमि जो इक़्तिदार और सूबेदारों को दी गई थी और वो वंशानुगत तौर पे वो चली आ रही थी, वो ना वो राज्य की सेवा में थे, तो उनके पास भूमि थी, तो उनसे छीना गया। पहला काम ये किया अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा काम देखिए उसने क्या किया, खुद मुकद्दम चौधरी। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी चिड़िया है ना। नहीं नहीं, कोई चिड़िया नहीं है, याद हो जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हिस्ट्री में 2 बार रिवीजन करेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा जो उसने काम किया था वो खुद मुकद्दम चौधरी। देखिए, खुद मुकद्दम, ठीक है, खुद मुकद्दम चौधरी, खुद मुकद्दम चौधरी पर आक्रमण किया। आक्रमण मतलब सैन्य आक्रमण नहीं था, आक्रमण का मतलब है कि उनके साथ किस तरीके से वो पेश आता है। अब ये देखिए, खुद मुकद्दम चौधरी, ये कौन लोग होते थे ये, तो देखिए ये जो खुद मुकद्दम चौधरी थे, ये पैतृक आधार पर लगान अधिकारी थे, ठीक है ना। पैतृक आधार पर इनको पैतृक अधिकार था, पैतृक अधिकार था इन्हें, पैतृक अधिकार था, पैतृक आधार पर ये लगान अधिकारी थे, ठीक है। राजस्व वसूल करते थे, राजस्व वसूलने वाले थे ये तीनों लोग, ठीक है। राजस्व वसूलने वाले, राजस्व वसूल करते थे। और देखिए ये सभी हिंदू थे, ठीक है, ये सभी हिंदू थे। खुद मुकद्दम चौधरी ये सभी हिंदू संख्या के लोग थे। और ये इतने समृद्धशाली, इतने वैभवशाली हुआ करते थे, यानी इतने अमीर हुआ करते थे कि ये घोड़े पर चला करते थे, इनके अपने महल हुआ करते थे, इनकी जो महिलाएं होती थी वो बिल्कुल रानियों की तरह रहा करती थी। इस तरीके से इनका जो है जीवन यापन हुआ करता था। और उसका कारण क्या था, ये किसानों से जो वसूल करते थे कर, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रख लेते थे। इवन जैसे कि केंद्र को हो गया खराज, घरी, चरी और ऐसे कई सारे जो कर थे वो केंद्र तक नहीं जाते थे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये बहुत समृद्धशाली हो गए थे। तो अब अलाउद्दीन खिलजी की नज़र पड़ी इन लोगों पर, और इन लोगों पर जो है उसने सारे अधिकार इनके छीन लिए, ठीक है। इनके सारे अधिकार अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिए, और अब इनकी स्थिति क्या हो गई, बिल्कुल जीरो। अब ये लगान वसूल नहीं कर सकते थे। इवन बर्नी तो यहाँ तक बोलते हैं। और देखिए खिलजी वंश को जानने का जो ऐतिहासिक स्रोत है वो सबसे ज़्यादा हमें बर्नी में देखने को मिलता है। तो बर्नी तो यहाँ तक बोलते हैं, देखिए बर्नी तो यहाँ तक बोलते हैं कि इनकी जो स्त्रियां थी, इनकी स्थिति ये हो गई थी, वो दूसरों के घरों में काम करने लग गई थी, ठीक है ना। बर्नी इसके बारे में बोलते हैं, जो इनकी स्त्रियां थी, इनकी स्त्रियां दूसरों के घरों में काम कर रही थी, ठीक है। ये इनकी स्थिति हो गई थी, दूसरों के घरों में काम कर रही थी, इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, ठीक है। दूसरा काम अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया, ठीक है, खुद मुकद्दम चौधरी को समाप्त किया, और इनके पैतृक अधिकार जो थे वो सारे कुछ छीन लिए गए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कार्य किए, कितना कर लगाया जनता पर, क्या किया, अब इस पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, ठीक है।
अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने उपज का आधा भाग, ठीक है ना, उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूला किसानों से, ठीक है ना। तो उपज का आधा भाग वसूला गया इनके समय, उपज का आधा भाग वसूला गया राजस्व, ठीक है। अब देखिए, क्या अभी तक आधा ही भाग वसूला जा रहा था? ये देखिए, इसका बहुत ज़्यादा विवरण नहीं पता चलता है क्योंकि अन्य सुल्तानों के विषय में इतना ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी जानकारी मिलती है उसके आधार पर ये बताया जाता है कि ये ऐसा पहली बार हुआ, जो इतिहासकारों का मत है, बल्कि पहले जो है वो उपज का 1/3 हिस्सा वसूला जाता था, ठीक है ना, 1/3 हिस्सा पहले वसूला जाता था, अब इसको कर दिया आधा भाग, ठीक है ना, अब इसको आधा कर दिया गया। तो इस तरीके से उपज का आधा भाग किया गया। नेक्स्ट देखिए, कुछ अन्य कर भी लगाए गए, कुछ अन्य नवीन कर लगाए गए, कुछ अन्य नवीन कर लगाए गए, कुछ अन्य नवीन कर लगाए गए, जैसे कि घरी और चरी कर, ठीक है, घरी और चरी कर, ठीक है। जो घरी कर होता था वो मकान कर, ठीक है, और जो चरी कर होता था वो पशुओं पर लगाया जाने वाला कर था। जो चरी कर होता था वो पशुओं पर लगाए जाने वाला कर था। और देखिए, इसके बारे में भी अलग अलग बातें कही गई हैं। पशुओं पर लगाया जाने वाला कर था। जो फिरिश्ता हैं उनका कहना है कि 2 जोड़ी बैल, 2 भैंस, 2 गाय और कुछ करीब 10 बकरियों पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। यानी कि आज की तरह जैसे टैक्स स्लैब हुआ करता था ना कि 12 लाख एनुअल इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है, उसी तरीके से फिरिश्ता का ये कहना है। लेकिन जो बर्नी है, इतिहासकार बर्नी, उनका कहना था पशुओं पर कर लगाया जाता था, खासकर जो दुधारू पशु होते थे और उनके चारागाह पर भी इस तरीके से कर लगाया जाता था। तो ये इस पर ये बात है। अच्छा देखिए, एक चीज़ और रह गया है इसमें, नेक्स्ट देखिए, आप नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था, ठीक है, पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराई थी, ठीक है, पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराई थी, यानी कि भूमि की नाप कराया था, भूमि की पैमाइश कराई थी, पहला ऐसा सुल्तान था। और भूमि की पैमाइश कराई थी यानी कि नाप, ठीक है। और जो इस भूमि की इकाई थी वो बिस्वा था, ठीक है, बिस्वा आपने सुना होगा। बिस्वा के आधार पे उपज को वसूला जाता था, ठीक है ना, जो भूमि की इकाई थी वो था बिस्वा, इसके आधार पर किसानों से कर लिया जाता था। अब एक मुद्दा ये उठता है कि क्या अलाउद्दीन खिलजी ने ये व्यवस्था, जो राजस्व व्यवस्था थी, ये व्यवस्था अपने पूरे साम्राज्य में, यानी कि उत्तर भारत, आपको मैंने साम्राज्य विस्तार में सारा उसका मैप भी दिया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत, जहां जहां वो गया, दक्षिण भारत हालांकि उसने दीनता स्वीकार करके कर लेकर के उतने से वो संतोष कर लिया था, यानी अगर आप उत्तर भारत ही देखिए तो क्या सब जगह उसने ये व्यवस्था लागू कर पाया था? तो बहुत सारे विद्वानों का मानना है हाँ, उसने ये व्यवस्था अपने पूरे साम्राज्य में लागू की, लेकिन बर्नी का जो जगह जगह पर अध्ययन है उसके आधार पर ये कहा जाता है कि नहीं, वो केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी राजस्व व्यवस्था को दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही लागू कर पाया था, ठीक है, राजस्व व्यवस्था को दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही लागू कर पाया था। इवन जैसे कि दोआब हो गया, अवध हो गया, अवध से लेके गोरखपुर वो वाला एरिया पूरा, वहां पर तक वो लागू नहीं कर पाया था, तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लागू कर पाया था, ठीक है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। इस तरीके से पूरे साम्राज्य में उसकी व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी। तो ये थी उसकी राजस्व व्यवस्था। और हम देखते हैं कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उसने एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान ए मुस्त खराज, ठीक है, घबराइएगा नहीं नाम सुन करके, ठीक है ना, दीवान ए मुस्त खराज। इस तरीके से देखिए, दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की थी, एक पृथक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए मुस्त खराज, जो राजस्व व्यवस्था की देखभाल करता था कि कितना राजस्व वसूला जा रहा है, इस तरीके से वो कार्य करता था। दीवान ए मुस्त खराज इसका नाम था, और इसमें जो है अधिकारियों का जो नाम था वो था आमिल, ठीक है, मुशरिफ, आप एक दो याद रखिए बस, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और गुमाश्ता। तो ये पदाधिकारी थे जो राजस्व वसूली में केंद्र की सहायता करते थे। तो इस तरीके से राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई थी। और आगे हम देखते हैं कि ये जो लगान अधिकारी थे, आमिल, मुशरिफ, गुमास्ता, ये लोग जो अधिकारी थे ये इतने कठोरता के साथ लगान को वसूल किया करते थे, और अलाउद्दीन खिलजी की जो व्यवस्था थी वो इतनी निरंकुश, इतनी कठोर पूर्वक लागू की गई थी कि जो किसान थे या अन्य जो उनकी प्रजा थी वो इन अधिकारियों से नफरत करने लग गई थी। इवन जो उच्च घराने के भी लोग थे, और ये कह लीजिए कि जो वैभवशाली समृद्धशाली लोग थे, वो अपनी बेटियों का विवाह इनके साथ नहीं करते थे, इनके प्रति लोगों का घृणित व्यवहार हो चुका था। तो इस तरीके
तरीके से हम देखते हैं कि जो व्यवस्था को लागू किया वो बहुत कठोरता के साथ लागू किया। हाँ, हम ये भी देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहा था कि अगर कोई अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए तो उसको कठोर से कठोर सजा दी जाती थी, और वो सजा ये होती थी, अगर कोई 1 टंका से लेके जाए 1000 टंका तक अगर कोई रिश्वत लेता था तो उसे वर्षों जेल में व्यतीत करना पड़ता था। इसके अलावा जो शारीरिक यातनाएं दी जाती थी वो अलग। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने ये काम किया था। अब हम देखते हैं कि क्या अलाउद्दीन खिलजी अपने उद्देश्य में सफल रहा और वो अपनी प्रजा के प्रति या जनता की भलाई क्या वो ये राजस्व व्यवस्था के माध्यम से कर सका। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि उसने खुद मुकद्दम चौधरी पर अपना नियंत्रण किया, उन्हें हटा दिया, तो उनका जो शोषण था वो किसानों पर से हट गया। इसके अलावा भूमि की पैमाइश, जो फालतू में ज़मीनें लोगों के पास पड़ी हुई थी उसको हटा करके फिर से उनकी पैमाइश करा करके और फिर किसानों को जो है भूमि दी गई या लोगों को भूमि दी गई, जिसके कारण लोगों में समृद्धि जरूर आई होगी, ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का ऐसा कहना है। तो इस तरह से उसने काम किए। तो ये जो काम थे वो देख कर लगता है कि जनता के भलाई में थे। लेकिन अगर हम इन अधिकारियों के कार्य देखते हैं तो उस आधार पर यह लगता है कि अगर कुछ पुराने लोग गए तो कुछ नए लोग आ गए जो शोषण का काम करने लगे थे। तो हम देखते हैं कि एक तो उपज की भूमि का 50%, इसके अलावा कुछ अन्य कर, जैसे हम देखते हैं कि घरी चरी और फिर लोगों पे जो अन्य कर लगाए जाते थे उसके आधार पर करीब 75% कर, ठीक है, आय का 75% जो है लोगों का चला जाता था। यानी कि अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो 75% हमारा सरकार के द्वारा ले लिया जाता था, तो बचता क्या था, 25 रुपया, ठीक है ना। कमाई हम कर रहे हैं 100 रुपए की, हमारे पास केवल बच रहा है 25 रुपया। तो इस तरीके से जनता में असंतोष जरूर हुआ होगा। और आगे भी हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो इसका अगला होता, तो उसने तुरंत ये व्यवस्था समाप्त कर दी थी। उसके टाइम पे ये व्यवस्था नहीं चली, हालांकि वो अयोग्य शासक था, लेकिन उसके आगे भी अगर हम देखते हैं, आगे तुगलकों को देखते हैं, तो इस तरीके से काम उन्होंने नहीं किया था। उपज का आधा भाग वसूल नहीं किया गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये उपज का बहुत ज़्यादा भाग यानी कि 50% बहुत ज़्यादा था, जिससे के कारण जनता में असंतोष जरूर उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने राजस्व व्यवस्था को पढ़ लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ठीक है। मैं आंसर करूंगी और मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर करूंगी और करती भी हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, क्या मैं आपको बाजार व्यवस्था पढ़ा दूँ? नहीं नहीं, राजस्व व्यवस्था के बाद बाजार व्यवस्था नहीं, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। मैं आपको सैन्य संगठन पढ़ा देती हूँ, उसके बाद बाजार व्यवस्था, नहीं तो आप राजस्व व्यवस्था और बाजार व्यवस्था को मिक्स कर देंगे। हम इसको अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप सैन्य व्यवस्था पहले पढ़ लीजिए। देखिए, बर्नी के अनुसार, देख लीजिए, बर्नी के अनुसार, बर्नी के अनुसार, ठीक है, बर्नी के अनुसार जो बादशाहत होती है, ठीक है, बर्नी के अनुसार जो बादशाहत होती है वो दो आधारों पर होती है। बादशाहत दो आधारों पर होती है। एक आधार है से शासन, शासन, ठीक है, और दूसरा आधार है विजय, ठीक है। इस तरह से ये बर्नी के अनुसार है कि बादशाहत दो आधार पर चलती है, एक होता है शासन, दूसरा होता है विजय, और ये दोनों ही चलते हैं सेना के द्वारा, ठीक है ना। अगर सेना मजबूत नहीं होगी तो न शासन होगा, न विजय होगा, और न विजय नहीं होगी तो साम्राज्य विस्तार नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से बर्नी ने ये बात कही है। तो देखिए, अभी मैंने जैसे राजस्व व्यवस्था में भी बताया था, अब यहाँ पे फिर एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ कि आखिर सेना की आवश्यकता क्यों पड़ी अलाउद्दीन खिलजी को। इतनी मजबूत सेना का संगठन या सैन्य व्यवस्था की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों की थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सामने विभिन्न चुनौतियाँ थी, जो हमने साम्राज्य विस्तार इसके पिछले वीडियो में भी देखा है। तो वो चुनौतियाँ थी जैसे आंतरिक विद्रोह, दूसरा मंगोल आक्रमण का भय, फिर साम्राज्य विस्तार, बंगाल विजय और दक्षिण भारत की विजय। इतनी सारी चीज़ें थी जो उसके सामने थी, और इन सभी चीज़ों को करने के लिए उसको एक मजबूत सेना की आवश्यकता थी। तो मजबूत सेना का गठन उसने अपने शासनकाल में किया। इससे पहले प्रारंभिक तुर्क सुल्तान नहीं कर पाए। और सैन्य व्यवस्था के मामले में हम कह सकते हैं कि उसने ऐसी चीज़ों को लागू किया जो आगे के काल में आगे के सुल्तानों को जो है सहायता प्रदान करेगी। इसकी व्यवस्था इसने ऐसी मजबूत चीजें लागू की अपने टाइम पर, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्र में एक बड़ी सेना रखी, मजबूत सेना रखी। केंद्र में एक मजबूत सेना रखी गई, केंद्र में मजबूत सेना का गठन किया गया, ठीक है, जिसका जो अधिकारी बनाया गया वो कोतवाल, ठीक है, कोतवाल बनाया गया। और सेना को नगद वेतन देने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था, ठीक है ना। नगद वेतन देने वाला वो पहला सुल्तान था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग।
नगद वेतन देने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था। ठीक है, पहला सुल्तान था। इस तरह से सेना की इकाई का विभाजन किया गया। ठीक है ना, सेना का विभाजन किया गया। जो विभाजन था वो इकाई किस आधार पर था? देखिए, इकाई जो थी वो थी 1000, 100 और 10। ठीक है, इस तरीके से सेना का विभाजन इन इकाइयों के आधार पर किया गया। और 10,000 की सेना, 10,000 की सेना को तुमन कहा जाता था। ठीक है, तुमन कहा जाता था। ठीक है, इस तरीके से देखिए, आप लगातार मेरे साथ अगर इसको अपने मन में दोहराते जाएंगे या मेरे साथ ही जो मैंने लिख दिया बोलते जाएंगे, आपको वहीं का वहीं याद होता चला जाएगा। 100% ना सही, 80% ना सही, 50% याद जरूर होगा। तो इसको मेरे साथ ही दोहराते रहिए। जैसे कि देखिए, केंद्र में एक मजबूत सेना का गठन, एक मजबूत सेना का गठन किया गया जिसका पदाधिकारी कोतवाल था। फिर अलाउद्दीन खिलजी नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान था। इकाई के रूप में सेना का जो विभाजन किया गया वो 1000, 100, 10 और 10,000 की सेना का जो कहा जाता था वो तुमन कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए अब। इसी के समय एक विभाग का गठन किया गया, सैन्य विभाग आप लिख सकते हैं उसे आराम से, सैन्य विभाग। ठीक है ना, सैन्य विभाग, वो था दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज। ठीक है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो राजस्व व्यवस्था में बताया था वो कौन सा विभाग बताया था आपको? वो बताया था दीवान ए मुस्तखराज। याद करते चलिए, तो दीवान ए अर्ज। ठीक है, इस तरीके से इस विभाग का गठन किया गया। अब हम देखते हैं कि जो सुल्तान होता था वो अपने अमीरों पे या सूबेदारों पे सेना के लिए निर्भर नहीं रह गया। ठीक है ना, क्योंकि पहले के समय में हम देखते हैं कि जो सुल्तान होते थे वो अपनी सेना के लिए अमीरों पर निर्भर करते थे या सूबेदारों पर निर्भर करते थे। इसके समय पे ये व्यवस्था नहीं रही, और जो सेना का चयन किया जाता था, जो सैनिक रखे जाते थे उनका जो चयन किया जाता था वो आरिज ए मुमालिक के द्वारा किया जाता था। ठीक है, आरिज ए मुमालिक सेना मंत्री होता था। तो दीवान ए अर्ज विभाग हो गया, आरिज ए मुमालिक। ठीक है, आरिज ए मुमालिक। आपको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। अब आपका जो एग्ज़ाम है वो लिखने वाला है और वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो ये सब चीज़ें हो सकता है पूछी जाएं, तो ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सेना मंत्री होता था जो कि सैनिकों का चयन करता था। ठीक है, सैनिकों का चयन करता था, सैनिकों का चयन करता था। इस तरीके से ये काम हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अलावा सैनिकों को जो नगद वेतन दिया जाता था, इसके अलावा उन्हें जो भी अस्त्र शस्त्र, ठीक है, अस्त्र शस्त्र, उनकी शिक्षा, सैन्य शिक्षा, ठीक है, शिक्षा और रसद, ये सारी चीज़ें केंद्र के द्वारा पूरी की जाती थीं। ये सारी चीज़ें केंद्र के द्वारा पूरी की जाती थीं। इस तरीके से ये काम किया गया। दूसरा देखिए आप, अलाउद्दीन खिलजी ने एक नई व्यवस्था लागू की, एक नई व्यवस्था लागू की थी। इसी में एक नई व्यवस्था लागू की थी। देखिए, एक अस्पा, ठीक है, एक अस्पा और 2 अस्पा। ठीक है, एक अस्पा का मतलब होता था एक घुड़सवार रखने वाला सैनिक। ठीक है ना, यानी एक घुड़सवार, एक घोड़ा रखने वाला सैनिक। ठीक है, एक घोड़ा रखने वाला सैनिक, और ये 2 घोड़ा रखने वाला सैनिक हुआ करता था। एक अस्पा, 2 अस्पा। और देखिए, जो सैनिकों का वेतन होता था वो देख लीजिए, जो सैनिकों का वेतन होता था, जैसे कि इसी में देख लीजिए आप, वो होता था 234 टंका। ठीक है, और 2 घोड़ा रखने वाले सैनिकों का वेतन होता था 378 टंका। ठीक है, इस तरीके से ये इनका वेतन होता था। ये वेतन यहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, सुल्तान की सेना में करीब 4.25 लाख, फरिश्ता बोलता है कि करीब 4.5 लाख सेना की व्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी के पास में। इसके अलावा अगर आप देख लीजिए तो हाथी की सेना, ये मतलब घुड़सवार थे 4.5 लाख, हाथी सेना जो होती थी वो अलग थी, पैदल सेना भी अलग थी। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत बड़ी सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो इस तरीके से आगे हम देखते हैं। अच्छा, पारदर्शिता बनी रहे, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे काम किए कि पारदर्शिता बनी रहे, कोई बेईमानी ना कर पाए। उस ज़माने में भी बड़ी बेईमानी थी, पढ़ के तो लगता है उस ज़माने में भी बड़ी बेईमानी थी। तो वो व्यवस्था उसने सही लागू करने के लिए क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया और दाग प्रथा को स्टार्ट किया था। ठीक है ना, एक काम इसने ये किया था।
हुलिया और दाग प्रथा को प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इसके बारे में आप जान लीजिए। जो दाग प्रथा होती थी, अच्छे घोड़ों को क्या हो सकता था कि सैनिकों के द्वारा अच्छा घोड़े के बदले कोई बेकार घोड़ा भेजा जा सकता था युद्ध के अवसर पर। ठीक है ना, ये मेनली युद्ध के अवसर के लिए ये काम किया गया था। तो ये ऐसा काम न होने पाए इसलिए दाग प्रथा घोड़ों के लिए, ठीक है ना, घोड़े पे एक राज चिन्ह लगा दिया जाता था घोड़े पर। ठीक है ना, तो वो दाग प्रथा कहलाई। और हुलिया प्रथा क्या होती थी कि अपने स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति को ना भेजते, यानी जो सैनिक है वो किसी अन्य व्यक्ति को ना भेजते, उसके लिए हुलिया प्रथा चलाई गई। तो ये सैनिकों के लिए थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुलिया और दाग प्रथा का प्रारंभ किया गया, सैनिकों के लिए चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम में किलों की मरम्मत कराई थी। ये वही किले हैं, किलों की मरम्मत, ये वही किले हैं जो बलबन ने बनाए थे। ठीक है ना, बलबन ने बनवाए थे मंगोलों की सुरक्षा के लिए, मंगोल आक्रमण की सुरक्षा के लिए जो किले जाकर के बनवाए थे, ये वही लाहौर के किले, वहाँ की इन्होंने मरम्मत कराई और एक मजबूत सेना वहाँ पर भी रख दिया था। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इतने काम किए। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसने योग्य सेना मंत्रियों का उसे हेल्प भी मिली थी, जैसे कि अल्प खान, अल्मास बेग इसका भाई, तो इस तरीके से बहुत सारे, नुसरत खान और मलिक काफूर, मलिक जफ़र, इस तरीके से इसे कई लोगों की, योग्य लोगों की इसे सेवा प्राप्त हुई। तो इस तरह से अगर हम सेना के गठन के मामले में देखें तो ये काफ़ी हद तक सफल रहा। इसकी गतिशीलता की चर्चा इतिहासकार बात करते हैं कि उत्तर से दिल्ली से लेकर के जब इसके घोड़े चला करते थे और दक्षिण में जाया करते थे तो इतनी स्पीड किसी के पास नहीं थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सैन्य संगठन इसका काफ़ी हद तक सफल रहा और इसी के आधार पर इसने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जो कि हम पहले के सुल्तानों के द्वारा नहीं देखते हैं, और वो अलाउद्दीन खिलजी ये काम पूरा करता है। तो इस तरीके से एक मजबूत सेना का गठन हम देखते हैं। नेक्स्ट आप टॉपिक देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। नेक्स्ट टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। तो बाजार व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था, ठीक है, में आप कंफ्यूजन मत करिएगा। हालांकि एकदम अलग है, कोई बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम मिक्स हो रहा है, लेकिन इसको मैंने इसलिए अलग यहाँ पे पढ़ा रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और क्लियर रहे चीज़ें। ठीक है ना, तो बाजार व्यवस्था देख लीजिए आप और स्मूथ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि कंफ्यूजन मत रखिएगा अपने मन में। ठीक है, कि अरे ये चीज़ तो समझ में नहीं आई, अब क्या किया जाए। ठीक है, ये चीज़ मत करिएगा, जो भी कंफ्यूजन हो आप तुरंत पूछ लीजिएगा। अब हम देखते हैं बाजार व्यवस्था के बारे में। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि ये जितने भी काम किए गए, चाहे हम राजस्व व्यवस्था में जितने भी अधिकारी रखे जा रहे हैं या राजस्व व्यवस्था में जितने भी विभागों का गठन किया गया या अन्य भी जितने विभाग गठन किए जा रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि सैन्य व्यवस्था में देखिए, उधर दीवान मुस्तकराज, इधर दीवान आरिज, नए नए नवीन पद और पदाधिकारियों को नए पद दिए जा रहे हैं। तो इन पदों को वेतन कहाँ से दिया जाता? ठीक है, केंद्र में इतनी मजबूत सेना, नगद वेतन दिया जाना था, कहाँ से इसकी पूर्ति हो पाती? ये समस्या थी अलाउद्दीन खिलजी के सामने कि इस चीज़ को कैसे पूरा किया जाए। और ये काम अब देखिए वो कितने बखूबी तौर पे निभा पाता है, कहाँ तक सफल हो पाता है, अब हम इसको देखेंगे आगे। तो हम देखते हैं कि बर्नी इस पर क्या बोलते हैं। बर्नी बोलते हैं कि केंद्र में इतनी मजबूत सेना का गठन किया गया था, नगद वेतन दिए जाने के कारण और अन्य लोगों को वेतन दिए जाने के कारण, अगर कोई सिमिलर ऐसी व्यवस्था स्थापित नहीं की जाती तो जो सुल्तान का खजाना है या जो केंद्र का खजाना है वो 5 से 6 वर्ष में ही खत्म हो जाता। देखिए क्या किया गया था। ठीक है, ये बर्नी ये बात कहते हैं कि नगद वेतन, और बर्नी ये बात कहते हैं सेना का गठन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, अगर आप वीडियो सुनेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेना का गठन, विभागों का गठन, ठीक है, इन सभी के कारण गठन, नगद वेतन दिया जाना था, नगद वेतन दिया जाना था। अगर कोई व्यवस्था नहीं की जाती तो बर्नी का कहना था कि 5-6 वर्ष में ही, ठीक है, 5 से 6 वर्ष में ही साम्राज्य खाली हो जाता। ठीक है, ये बर्नी ने कहा था, साम्राज्य खाली हो जाता। ठीक है, ऐसी स्थिति ना आए। और देखिए इसके अलावा देखिए क्या हुआ था, दक्षिण भारत से हम देखते हैं कि जब साम्राज्य विस्तार के
पद पर था अलाउद्दीन खिलजी, तो उस समय हम देखते हैं कि कितना सारा धन आ रहा था। उस सभी धन के बारे में बर्नी बोलता है कि ये सब समाप्त हो जाता, जितनी बड़ी सेना और जितना अलाउद्दीन खिलजी जितनी व्यवस्था कर रहा था। तो उसने क्या किया, जो सोने के सामान आए थे, खाने पीने के बर्तन और बहुत सारी चीज़ें, मूर्तियाँ, मंदिरों की पूजा की मूर्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें आई थी, उन सभी चीज़ों को गला करके सिक्के बनवा दिए गए, सिक्के ढाले गए, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं पड़ रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को लागू किया था। अब देखते हैं उसमें उसने क्या क्या काम किया। इतिहासकारों का ये मानना है, ठीक है, इतिहासकारों का मानना है कि बाजार व्यवस्था के अंतर्गत उसने वस्तुओं के मूल्य को, ठीक है, वस्तुओं के मूल्य को वस्तुओं के मूल्य को वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने से रोका, ठीक है, क्योंकि इतना जो खर्च हो रहा था, अगर लगातार वस्तुओं के मूल्य में कमी नहीं की जाती या उसको घटाया नहीं जाता तो ये चीज़ें पूरी नहीं पड़ती, तो वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने से रोका गया, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी इकोनॉमिक थ्योरी है कि अगर इनकम कम है और महंगाई बढ़ेगी तो फिर जन आक्रोश तो होना तय है, ठीक है ना। तो वस्तुओं के मूल्य को कम किया जाए, अगर इनकम भी कम है तो उससे थोड़ी सी सहूलियत लोगों को जरूर मिलती है, ये बात इतिहासकारों ने कही है। और डॉक्टर यूएनडे ने कहा है, तो देखिए डॉक्टर यूएनडे बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के वेतन में, ठीक है, सैनिकों के वेतन में कमी ना करके, सैनिकों के वेतन में कमी ना करके, वेतन में कमी ना करके, कमी ना करके दैनिक वस्तुओं के मूल्य में कमी किया, ठीक है, ये बात कही है डॉक्टर यूएनडे ने, मूल्य में कमी किया है। आगे यूएनडे कहते हैं, ये इतिहासकार यूएनडे का कहना है कि जहां अलाउद्दीन खिलजी ने 234 टंका दिया था, वहीं अकबर ने 240 टंका दिया था, और इसके अलावा अगर हम शाहजहां की बात करें तो उसने करीब 200 टंका दिया था। तो इस तरीके से देखें कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सैनिकों का वेतन कहीं से भी कम नहीं था, क्योंकि इसका शासनकाल आप देखिए 1316 से पहले पहले, ठीक है, 1296 से 1316, तो उसके मध्य में जो इसका वेतन था सैनिकों का वो इतना था। और फिर हम करीब 200-300 वर्ष के बाद देखते हैं कि वेतन में बहुत बड़े अंतर नहीं है, इवन शाहजहां के काल में कमी है, 34 टंका करीब सैनिकों का वेतन कम है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत बड़े अंतर नहीं देखने को मिलते हैं इतने 200-300 सालों में भी। तो वस्तुओं के मूल्य में कमी करके उसने इस चीज को प्राप्त करने की कोशिश की थी। देखिए अब क्या होता है, दिल्ली एक बड़े साम्राज्य की राजधानी बन चुकी थी, ठीक है, ऐसा लागू क्यों किया उसने, हम ये देखते हैं, ठीक है ना। तो दिल्ली अब एक बड़े साम्राज्य की राजधानी बन चुकी थी, ठीक है, यहाँ पे बड़ी सेना रखी गई, बड़ी सेना रखी गई थी। इसके साथ ही साथ, बड़ी सेना के साथ ही साथ, ये व्यापारियों के आवागमन का केंद्र बन गया, ठीक है, व्यापारियों के आवागमन का केंद्र बन गया। नवीन नवीन बस्तियां भी यहाँ पर बसने लग गई थी, व्यापारियों के आवागमन का केंद्र। तो जहां पर जनसंख्या बसेगी तो वहां पर चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होगी, ठीक है ना। छोटा शहर होगा, कम चीज़ों की आपूर्ति से भी काम चल जाएगा, लेकिन बड़ा शहर, बड़ी जनसंख्या होगी तो वहाँ पर बड़ी चीज़ों की आवश्यकता होगी। इस वजह से जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था, ये माना जाता है कि दिल्ली और उसके आसपास जगह पर ही वो लागू कर पाया था। इवन जो ये बात इसलिए मानी जाती है क्योंकि बर्नी के कई जगह पर वर्णन करने से ऐसा पता चलता है कि जरूर दिल्ली में आकर के किसानों को और व्यापारियों को लाभ मिला करता था, और तभी वो यहीं पर आकर के अपने जैसे किसान होते थे अपने अनाज को यहाँ पर बेचा करते थे, जैसे शहाने मंडी, तो यहीं पर आकर बेचा करते थे, और व्यापारी भी यहाँ पर आकर के अपने वस्त्रों का व्यापार किया करते थे। तो इस तरीके से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ही उसने बाजार व्यवस्था को लागू किया था। इन सभी चीज़ों के कारण क्या हुआ था कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होना तय था, तो इस वजह से जो है वस्तुओं के मूल्य में यहाँ पर वृद्धि होने लग गई, और उसी को कंट्रोल किया अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य में कमी कर करके, ठीक है ना। तो इस तरीके उसने ये काम किए, इस तरीके से यहाँ पर उसने ये काम किए थे। देखिए उसने सभी वस्तुओं के दाम, अलाउद्दीन खिलजी ने सभी वस्तुओं के दाम पर नियंत्रण किया था, सभी वस्तुओं के दाम पर, जैसे कि अभी बता रही हूँ, जैसे कि के दाम पर नियंत्रण किया था, जैसे कि अनाज, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र, ठीक है, घोड़ों,
घोड़ों के बाजार हुआ करते थे, घोड़े के बाजार, इसके अलावा गुलामों के बाजार, ठीक है ना। इस तरह से उसने सभी वस्तुओं के अलग अलग बाजार की स्थापना की, सभी के लिए अलग अलग बाजार की स्थापना की थी, अलग अलग बाजार की स्थापना की थी। जैसे कि अनाज के लिए हम देखते हैं मंडी, ठीक है, अनाज के लिए मंडी। और अगर हम वस्त्र की बात करें तो वस्त्र के लिए सराय आदिल, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से पृथक पृथक बाजार सभी के लिए उसने स्थापित किए थे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, शाहान ए मंडी, ठीक है, शाहान ए मंडी की स्थापना की गई थी, की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि इसी में व्यापारी अपने आप को पंजीकृत करते थे, व्यापारी अपने आप को पंजीकृत करते थे। जो व्यापारी पंजीकृत नहीं होता था उसे व्यापार करने नहीं दिया जाता था, तो व्यापारी यहाँ पर पंजीकृत अपने आप को कराते थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यही व्यापारी फिर किसानों से अनाज वगैरह लेकर के या जो भी वस्तुओं का वो व्यापार करते थे वो लेकर के अपना व्यापार वो कर सकते थे। इस तरीके से पंजीकरण की व्यवस्था थी। नेक्स्ट आप देखिए, सुल्तान के द्वारा चीज़ों को इतनी कठोरता से लागू किया गया था, इस व्यवस्था को इतनी कठोरता से लागू किया गया था कि सभी कोई ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य का पालन करें। क्योंकि क्या होता था, अगर किसी भी व्यापारी ने या किसी ने भी अगर तौल में या वस्तु के दाम में अंतर या हेरा फेरी करने का प्रयास किया, बताते हैं कि तौल में अगर किसी ने अंतर किया तो जितना तौल में अंतर किया रहता था उस व्यक्ति के शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया जाता था। तो इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके का आतंक बना करके अलाउद्दीन खिलजी ने रखा हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना की गई थी। दीवान ए रियासत जो बाजार व्यवस्था की संपूर्ण देखभाल करता था, ठीक है ना, जो बाजार व्यवस्था की देखभाल करता था, बाजार व्यवस्था की देखभाल करता था। और देखिए, कोई भी बहुमूल्य वस्तु अगर खरीदी जाती थी व्यापारियों के द्वारा तो उसे दीवाने रियासत या सहाने मंडी से अनुमति लेनी पड़ती थी, ठीक है ना, दीवाने रियासत या सहाने मंडी से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इस तरीके से ये सारी व्यवस्था यहाँ पर इन्होंने लागू की थी। अच्छा देखिए, आधुनिक इतिहासकारों ने कहा है कि जो ये व्यवस्था थी वो बाजार व्यवस्था जो थी वो मानवीय आधार पर यानी कि प्रजा की भलाई के लिए लागू की गई थी। ये बात कही जाती है, मानवीय आधार पर लागू की गई थी या प्रजा की भलाई के लिए लागू की गई थी, ऐसा आधुनिक इतिहासकारों का मानना है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि क्या वाकई ये सच था, ठीक है, प्रजा की भलाई के लिए ऐसा काम किया था। देखिए, अमीर खुसरो की पुस्तक का अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम है खजाइन उल फतूह, जिसमें इसके विषय में कहा गया है, कुछ बात की गई है। खुसरो की पुस्तक का नाम है खजाइन उल फतूह, ठीक है, जिसमें ये बात कही गई है कि ये प्रजा की भलाई के लिए बाजार व्यवस्था को लागू किया गया था। ये अमीर खुसरो ने ये बात कही है। इसके अलावा शेख नसीरुद्दीन ने अपनी पुस्तक में कहा है, एक संवाद जो शेख हमीदुद्दीन के द्वारा किया गया था, वो संवाद में भी ये बात कही गई है कि ये प्रजा की भलाई के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। लेकिन क्या वाकई ऐसा सच था? तो अगर हम गहन अध्ययन इसका करते हैं तो हमें पता लगता है कि उसका मेन उद्देश्य था, वो उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार। और साम्राज्य के विस्तार में यानी अपने साम्राज्य की सुरक्षा, और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसे चाहिए था एक मजबूत सेना का गठन, और उसके लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा। तो इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये काम किया था। केवल यह कहा जाए कि उसने केवल प्रजा की भलाई के लिए ऐसा काम किया तो उसने ऐसा नहीं किया था। इसका हम आंसर भी करते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है। देखिए, अगर इतना ही भलाई वाला सुल्तान होता तो उसने उपज का 1/2 भाग वो नहीं करता। इसके अलावा जो अन्य कर लगाए गए किसानों पर, अन्य कर, ठीक है, अन्य कर के साथ जो है 75 से 80% तक लोगों को कर देना पड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से, इसके अलावा देखिए आप, उसने बहुसंख्यक जो जनता थी वो हिंदुओं की थी, बहुसंख्यक जो जनता थी वो हिंदुओं की थी, उन पर उसने जो व्यापार कर होता था वो 10% लगाया, ठीक है, व्यापार कर 10% लगाया, जो कि मुस्लिम व्यापारियों को
5% देना होता था, वो हिंदुओं पर 10% का कर लगाया। तो इस तरीके से केवल हम ये कहें कि प्रजा की भलाई के लिए उसने काम किया, तो हम ऐसा नहीं मान सकते हैं। इसके अलावा देखिए, खुद मुकद्दम चौधरी के साथ उसने कितना क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो केवल ये कहा जाए कि प्रजा की केवल भलाई के लिए काम किया था तो नहीं, उसने अपने सल्तनत की भलाई के काम किया था, और वो हम अभी देखते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं इतने सारे उसने अधिकारियों के और विभागों की स्थापना की थी। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर छूट रहा है, वो है परवाना नवीस, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, परवाना नवीस। परवाना नवीस अधिकारी की नियुक्ति करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और जिसका काम था परमिट जारी करना, व्यापार के लिए परमिट जारी करता था परवाना नवीस, ठीक है, परमिट जारी करता था, परमिट जारी करता था। तो देखिए, क्या ये व्यवस्था पूरे साम्राज्य में अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी? तो इसका आंसर मिलता है नहीं। वही चीज़ है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि दिल्ली एक बड़ी राजधानी बन चुकी थी, एक बड़े साम्राज्य की राजधानी बन चुकी थी, एक मजबूत सेना का गठन वहाँ पर किया गया था, बहुत सारे सैनिक वहाँ पे रह रहे थे। तो इस वजह से एक अच्छा खासा बाजार और सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी। तो इस व्यवस्था को अधिकांश तौर पे वहीं पर लागू किया गया, क्योंकि हम देखते हैं कुछ न कुछ अवश्य लाभ रहा होगा, तभी अन्य स्थानों के इसका उल्लेख जो है बर्नी करता है कि अन्य स्थानों के किसान और व्यापारी दिल्ली में आकर के अपने सामानों को बेचते थे, तो अवश्य उन्हें दिल्ली में जरूर लाभ रहता होगा, तभी वो यहाँ पर आते थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अलाउद्दीन खिलजी का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गयासुद्दीन तुगलक के साथ मिलूंगी। गयासुद्दीन तुगलक पर सारा टॉपिक्स पे हम अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।